first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर प्लानिंग के बारे में, राइट? प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, कैसे डिटेल्स ड्राइंग्स को क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी थी। एक बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो डिटेल्ड लेआउट होते हैं, उन डिटेल्ड लेआउट को हम हर एक पार्ट के साथ, हर एक डिटेल्स के साथ इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ टैग हैं, लाइक बहुत सारे लोग जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर डिटेल्स को इंक्लूड नहीं करते, बट आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि हम अपनी डिटेल्स के अंदर उन सारे पॉइंटों को दें जो इम्पोर्टेंट हैं हमारी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक कुछ लोग ड्राइंग्स के अंदर रूम्स टैग एंड रूम एरिया, ये दोनों ऑप्शंस इंक्लूड नहीं करते हैं। रूम्स टैग एंड रूम एरिया। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, सर ये कह रहा क्या था सर, पूछना? सर ये कह रहा था सर, मुझे सर ऑटोकैड सर बिल्कुल नहीं आता है, कैसे ऑपरेट करते हैं सर, इसका भी आइडिया नहीं। बेसिक ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा अलग से, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान ना हो। ओके इसके कुछ बेसिक के बिल्कुल बेसिक वाले लेक्चर्स है ना, वो मैं आज नाइट में आपको फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है? ओके सर। और उन बेसिक वालों को स्टडी करा के फिर आपको हम अलग लेके चलेंगे, ठीक है? ओके सर। सो रूम टैग एंड रूम नंबर हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आपको पता होना चाहिए कि रूम का एरिया कैसे हमें निकालना है। मतलब एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमें रूम टैग देना है ड्राइंग्स के अंदर, तो एग्जांपल लीजिए, ये हमारे पास एक एरिया है। एक शॉर्टकट होता है एरिया कैलकुलेट करने का, ये इंपॉर्टेंट है। डबल ए एंटर, ओ एंटर, एरिया, डबल ए एंटर, ओ एंटर। लेकिन ओ एंटर जब काम करेगा जब आपके पास एक क्लोज सरफेस होगा, बट हमारे पास यहाँ पर क्लोज सरफेस नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हम दूसरा कमांड यूज करेंगे, मेजर, MEA, एंटर। आप क्या करना, MEA एंटर करना, तो जहां जहां पर आपका एरिया होगा, जब आप MEA एंटर करोगे नीचे एक ऑप्शन आता है एरिया का, आप एरिया ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो एरिया कहां से कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड एंड फोर्थ, जहां से स्टार्ट करा है वहां पर क्लिक करो और एंटर कर दो। आपको वो एरिया कहां पर विजिबल होगा, वो एरिया आपको नीचे मिलेगा, 136.2812 स्क्वायर फीट, दिस वन। तो हम इस एरिया को कॉपी कर लेंगे यहां से, ऐसे ड्रैग करके, दिस वन, राइट क्लिक, कॉपी। और मान लो ये हमारा रूम टैग है, ठीक है? जब आप रूम टैग मेंशन करना तो ये जो डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को हम मूव करा देंगे, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या अभी मैंने शो कराया था कि रूम टैग अगर आप मेंशन करोगे तो दिस वन इज रूम एरिया एंड दिस वन इज टैग। टैग कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। तो ये बेडरूम है हमारे पास, ठीक है? ये हमने टेक्स्ट को कॉपी करा, डबल क्लिक करके कंट्रोल A एंड कंट्रोल V,
तो यहाँ पर ये हमारे पास एक एरिया आ गया, तो आप इस एरिया में क्या करोगे, स्क्वायर फीट को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, दिस वन। ये इसी का पार्ट होता है, मतलब डिटेल ड्राइंग्स का ये पार्ट है कि 139 स्क्वायर फीट है रूम नंबर, तो यहाँ पर आप 136.2 और रूम नंबर अगर हमें क्रिएट करना होंगे तो रूम नंबर के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह। ये आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना और इसको कॉपी करके करेंगे आज एक डिफरेंट पार्ट। हमने अब तक जितना भी वर्क करते चले आए हम आर्किटेक्चर वाले पार्ट पे, हमने यहाँ पर डिस्कस करा था आर्किटेक्चर डिटेल्स। हमने इसमें पढ़ा था प्लान एलिवेशन और सेक्शंस के बारे में। प्लान एलिवेशन और सेक्शन ये हमारा बेस होता है। प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन, जब हम काम करते हैं बाहर की कंट्री पे ड्राइंग्स पे, लाइक दुबई डिटेल्स पे, तो वहाँ का जो प्रोसेस है वो जो ड्राफ्टिंग है, वो ड्राफ्टिंग भी हमारी प्लान एलिवेशन और सेक्शन पे वर्किंग है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस पे काम करना बहुत इजी है। इस पे काम करना बहुत इजी जब है जब आप इस पार्ट को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, देन तब आप इस वाले पार्ट को कवर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 90% यहाँ से वर्किंग को लिया गया है। कॉल आउट डिटेल्स, सेक्शंस, एलिवेशंस, वर्किंग ड्राइंग्स क्रिएट करना, हर एक पार्ट को डिज़ाइन करना, उनके मटेरियल की डिटेल्स को ऐड कराना, हर एक पार्ट की डिटेल्स हमारी यहाँ से ऐड होती है। तो अगर आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग है, देन आप इस पे काम कर सकते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ पर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दोनों में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पर डिटेल्स को हम माइनर्स लेके चलते हैं और यहाँ पर डिटेल्स को हम बहुत ज़्यादा ऐड कराते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है। बाहर की कंट्री में कुछ ड्राइंग्स पे बहुत डिटेल पे काम होता है और कुछ ड्राइंग्स पे नॉर्मल काम होता है। एक ये भी पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिटेल ड्राइंग्स पे ही काम होता है। नहीं, बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं वहाँ पर दुबई में जो बहुत नॉर्मल डिटेल्स पे काम करती है। जैसे कि हम लोग जिस डिटेल्स पे काम करते हैं वैसे वो लोग डिटेल्स पे काम करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स हैं, वो डिटेल्स पे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि प्रोसेस हमारा सेम है, डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, सेम डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जितनी भी वर्किंग करते हैं
वो हम इंडियन स्टैंडर्ड्स पे करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था आर्किटेक्चर वाले पार्ट में, बिल्डिंग कोड्स, राइट। बहुत सारे लोगों को लेके बिल्डिंग कोड्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बिल्डिंग कोड्स सबसे पहला स्टेप होता है ड्राइंग को स्टार्ट करने का, उसके स्टैंडर्ड फंडामेंटल्स को समझने का, राइट। और हम बच्चों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग हर एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। प्लानिंग करना है तो ठीक है, प्लान कर लेंगे, लेकिन डिटेल प्लान करना है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तब क्या होगा, तभी होगा कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम करें, फंडामेंटल्स क्या है, तब कंफ्यूजन होती है वहाँ पर काम करने पे। तो आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में काम करें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिल्डिंग कोड्स। विदाउट बिल्डिंग कोड्स आप काम नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। फिर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पर वास्तु डिटेल्स, ठीक है। अब वास्तु की डिटेल्स पे अगर आपको काम करना है तो यहाँ तो चलेगा, बट कुछ कंट्रीज़ में वास्तु पे काम नहीं होता है, इसको आप स्किप कर देंगे, इसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। मेन फोकस हमारा क्या है, बिल्डिंग कोड्स, ठीक है। अब बिल्डिंग कोड्स हमें रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग ऑब्वियसली अलग अलग डिटेल्स होती है, ये सभी को पता है। तो पहले यहाँ पर हम कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे इसके। वहाँ की जो वर्किंग है उसको अलग पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक बात ध्यान रखना, अलग अलग पार्ट में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करोगे तो अलग, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करोगे तो अलग, जनरल, आर्किटेक्चर, वर्टिकल, बिल्डिंग्स, विलास, सिक्योरिटीज़, इंडोर इन्वायरमेंट, सबके अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इनके जो कोड्स होते हैं, इनको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं तो मैं ये शेयर करूँगा, आप इन सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहला तो पॉइंट वहाँ पर यह आता है कि वहाँ पर जितनी भी वर्किंग होती है सारी कोड्स के बेसिस पे होती है, और कोड्स के साथ साथ वहाँ पर हर एक चीज़ गिवन होता है, हर एक पार्ट। अब जनरल आर्किटेक्चरल प्रोविजंस क्या क्या होते हैं हम लोगों ने अलग पढ़ा था ना। बिल्डिंग शैल बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग लिमिटेशंस एंड प्रोविजंस रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज स्टिपुलेटेड इन डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, जो कहलाता है DCR। limitations on development include but are not limited like authorized use of buildings, building setbacks, flow to area ratio, सेम जैसे इंडिया में काम होता है, एक्सेस लोकेशंस, गेट लेवल्स, बिल्डिंग सर्विसेज लाइन हमने डिस्कस करा था। बिल्डिंग लोकेटेड इन हेरिटेज एरिया शेल रिस्पेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ दीज एरियाज एंड शेल एडेड टू एन कन्वर्सेशन रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय द अथॉरिटीज़, लाइक अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है। डेवलपमेंट लिमिटेशंस जिसे कहते हैं, और इसके साथ साथ बिल्डिंग की हाइट, लाइक बिल्डिंग हाइट शेड फॉलो द DCR एंड द अफेक्शंस प्लान।
Building plots located in area required Dubai Civil Aviation Authority DCAA approval as noted in the affections plan like DCR and DCAA map shall meet the authorities requirement and the height limitations imposed. क्योंकि वहाँ पर जितने भी एरियाज होते हैं उनके एरिया के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं. जो हम लोग काम करते चले आ रहे थे अभी तक, क्योंकि हम बहुत ईजिली लेके चलेंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल्स इसमें ऐड होती है, बड़ा प्लान होता है. हम जिस पे काम कर रहे थे आर्किटेक्चर वाले पार्ट पे, उसमें हम लोग का स्टेप जो स्टार्ट हो रहा था वो हम लोग प्लानिंग से स्टार्ट कर रहे थे. प्लानिंग से स्टार्ट कर रहे थे उसमें, और प्लानिंग के बाद वॉल्स, उसका प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस को हम लोगों ने रीड करा था. वही पार्ट हम यहाँ भी स्टार्ट करेंगे. इसके बाद फिर हम दूसरी डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे. हम जो ड्राइंग शेयर करेंगे वो ड्राइंग थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है. हम इस पे काम नहीं कराएंगे, हम काम कराएंगे थोड़ा सा अलग विला के प्लान पे, लाइक छोटे लेआउट पे काम कराएंगे, लाइक दिस वन. तो इसमें हमारे पास टोटल एरिया होगा 12,850, ठीक है. और हमारे पास ये एरिया होगा 24,525 टोटल, जिसमें हमारे पास किचन होगा, लिविंग होगा, डाइनिंग होगा, फैमिलीज होगी हमारे पास, ठीक है. गेस्ट रूम एंड पोर्च और बाकी की डिटेल्स इसमें सारी सेम रहेगी जो हम लोगों ने इसमें स्टडी करी थी. तो इस पे हम वर्किंग कराएंगे, इस ड्राइंग को हम फॉरवर्ड करेंगे, इस ड्राइंग्स पे आप लोग काम करेंगे इसमें, ठीक है. पॉइंट नंबर 1. पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले प्रोजेक्ट से. देखो, किसी भी ड्राइंग्स पे काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या बताई थी कि उसका जो बेस है, स्टैंडर्ड साइजेस वगैरह, हम लोग वही ऑलमोस्ट लेके चलते हैं. बाकी की रिक्वायरमेंट के ऊपर होते हैं कि अगर हम यहाँ पर बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो 490 बाई 450 का हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है. प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट सेम रहता है. अब कोशिश आपको ये करनी है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में हम लोग काम करते हैं इंचेस में, फीट और इंचेस में. बाहर कंट्रीज में काम होता है सेंटीमीटर और दो पे. इस बात का हमें ध्यान रखना है. दूसरा पॉइंट कि जब हम काम करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम विलास डिज़ाइन करते हैं तो क्या इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, क्या इसके लेआउट में डिफरेंसेस होते हैं, क्या इसके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें डिफरेंसेस. देखो, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं. जैसे कि क्या, बाथरूम कॉमन है, सेम रहता है. ड्रेस कॉमन है, बेडरूम कॉमन है, सेम रहेगा. लेकिन इसकी जो डिटेलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अब एग्जांपल, हम लोग काम कर रहे हैं, विला का मतलब हो गया वहाँ पर 3 एलिवेशंस. हो सकता है कि फ्रंट साइडेड, लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड एलिवेशंस भी हो सकता है उसका. तो अब हम जो यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो विंडोज़ के डिटेल्स होती है, जो विंडोज़ का जो वेंटिलेशंस का एरिया होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी बड़ा एरिया, वाइड एरिया यूज़ करते हैं उसमें प्रॉपर लाइटिंग के लिए. इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए बहुत अच्छे से. क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग, वेंटिलेशन से लाइटिंग डिटेल्स फॉर डाइनिंग, कि वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग पे फोकस करा जाता है. फसाड पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा फ्रंट पार्ट गिलास से मिलेगा, विंडोज़ आपको गिलास की मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ टिपिकल डिटेल्स लाइक आर्किटेक्चर एलिमेंट भी ऐड होते हैं. कि अगर हम वहाँ पर विंडो दे रहे हैं तो विंडो का मतलब ये है कि बाहर हम, अब देखो वही पॉइंट आ गया ना, काम करने का तो मेथड ना थोड़ा सा चेंज हो गया. अब हम ये सारा पार्ट हम यहाँ तो इंक्लूड नहीं कर सकते, यहाँ की डिटेल्स ड्राइंग्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है. अब अगर हम वहाँ पर इन सारे पार्ट को डिटेल्स को ऐड करा रहे हैं तो विंडो वगैरह हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें फोकस ये करना है कि उसका एक्सटीरियर व्यू कैसा आएगा. इंडिया में काम करा आर्किटेक्चर ड्राइंग्स के बेसिस पे, प्रोजेक्शन लाइन लेनी है, सील लेवल लेना है, डोर लेना है, विंडो लेना है. यहाँ विंडो है, यहाँ डोर है, यहाँ वेंटिलेशंस है,
यहाँ पर ये पार्ट है, यहाँ पर ये पार्ट है, बालकनी दे दी, ग्लास दे दी, काम खत्म हो गया। बट गल्फ कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट में आपको ये बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा कि वहाँ पर डेकोरेटिव कॉलम्स, रोमन स्ट्रक्चर्स कॉलम ऐड होते हैं, वॉल में ग्रूविंग, स्टोन मटेरियल फिनिश ऐड होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग के साथ हमें ये देखना पड़ेगा फ्रंट एलिवेशंस का क्या डिज़ाइन आएगा, साइड एलिवेशंस के क्या डिज़ाइन आएंगे, 4 एलिवेशन, एलिवेशन 1 2 3 4, चारों एलिवेशंस को हमें कवर करना पड़ता है और हम इनको डेकोरेटिव बना सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो पार्ट है ना, ये अगर हम इस डिटेल्स पे देखें, इसकी जो प्लानिंग करी गई है परफेक्ट है, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग का काम है। मैंने बोला था ना कि वहाँ पर फसाड पे ज़्यादा फोकस होता है और प्लानिंग के साथ साथ हमें डेकोरेटिव मॉडल्स को भी देखना होता है, कहाँ पर प्रोजेक्शंस हैं, विंडोज़ अगर हमारी आ रही हैं तो विंडोज़ को हमें प्लानिंग में शो कराना पड़ेगा, कितना एरिया हमारा कवर्ड होगा, एक पॉइंट ये, ठीक है। अगर हम किसी भी मॉडल को देखें तो हमें यही पार्ट, यही चेंजेस नज़र आएंगे। क्या है, कंप्लीट डेकोरेट करा गया है स्टोन फिनिश के साथ, राइट। पूरा मॉडल हमारा आप यहां पर देखोगे तो स्टोन फिनिश के साथ है, डेकोरेटिव मॉडल्स, रोमन स्ट्रक्चर्स, कॉलम्स इसमें ऐड है विद वॉल मोल्डिंग्स, डेकोरेटिव वॉल मोल्डिंग्स के साथ। डिफरेंस हो गया, स्टोन क्लैडिंग हमारा यूज़ करा गया है। तो अब ये एक्सटीरियर व्यू हमारा किसके बेसिस पे आएगा, राइट। ये पूरा हमारा किसके बेसिस पे आएगा फिनिश, ये पूरा हमें फिनिश देना पड़ेगा अपने प्लान के बेसिस पे, कि आपको प्लानिंग में वहाँ पर शो करना पड़ेगा हर एक पार्ट को कि आपने विंडो का एरिया कितना प्रोजेक्ट करा है, कितना आपने उसको एक्सटेंड करा है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, कि हमको वहाँ पर शो कराना पड़ेगा कि ये हमारी ग्लास विंडो है, यहाँ पर हमारे पास पूरा फिनिश है। और एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगर हम प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, प्लान में देखेंगे तो वही पार्ट हमने यहाँ पर भी उसका लेआउट, उसका फ्रंट पार्ट शो करा है, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चेंजेस के बारे में, और ये माइंड में बिल्कुल भी निकाल देते हैं कि ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, आर्किटेक्चर पार्ट से बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ी चीज़ें बस समझना पड़ेंगी, उनको कैच करना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक। दूसरा हमारे पास सेम है, बेडरूम्स भी हम सेम देते हैं, फैमिली हॉल भी हम सेम देते हैं, लेकिन वहाँ के एरियाज जो होते हैं उनको बड़ा वाइड यूज़ करा जाता है प्रॉपर डेकोरेशंस के साथ, अदर आइटम्स, ताकि हम सो दैट यूज़ कर सकें। प्रॉपर प्लांटिंग वहाँ पर हम दे सकें, प्लांट के सिंबल वगैरह आपको वहाँ पर मिलेंगे, इंडोर प्लांट। सेम हमारे पास किचन है, अब किचन के एरिया हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पर, ये यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किचन है, किचन के साथ स्टोर है एंड हॉट किचन है, यहाँ पर तीनों चीज़ें सेपरेट हो गई। हमारे पास मेड रूम है, बाथरूम, बड़ा एरिया है, लॉबी है, ठीक है, मजलिस, वॉशरूम, डाइनिंग, वुमेंस, एंट्री एंड फ्रंट पोर्च हमारा, जिसको डेकोरेट करा गया। अब ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, यही तो मेन एरिया है हमारा, दिस वन। अब इस पार्ट की वैल्यू कितनी है कि मैंने यहाँ पर शो कराया है, ये हमारा क्या होगा, फ्लावर्स बेसिन, बेसिन कहते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग कहते हैं प्लांटर्स बॉक्स, मेन एंट्रेंस। अब इसको अगर हम डिटेल यहाँ पर दे रहे हैं तो ये सामने से कैसे देखने में नज़र आएगा, दिस वन। प्लान में अगर हमने वहाँ पर मेंशन करा है तो यहाँ पर कुछ इस तरह। दूसरी चीज़, आपको हर एक पॉइंट की लेवलिंग करना है। FFL कितना है, टॉप कितना फिनिश जा रहा है,
दिस वन FFL कितना फिनिश जा रहा है, ये इसके लेजेंड है। आइटम नंबर 1973246 ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ये काम करने का तरीका है। यहाँ तो हम लोग पेंट फिनिश, PT, स्टोन फिनिश, ST ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं ना, बट नहीं, ये आइटम्स नंबर ये की नोट है, इनको कहते हैं एक्सटर्नल फिनिशेस। यहाँ हमने क्या करा, ST, MT, PT, पेंट फिनिश, पेंट 01, पेंट 02, पेंट नहीं, यहाँ पर हमने की नोट के साथ इंडिकेट करा, राइट। तो हमारा प्रोसेस नंबर 1 यहाँ पर क्या हुआ कि प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के अंदर हमें हर एक ओवरऑल डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा। प्लानिंग का सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या स्टार्ट होता है, वॉल्स के साथ। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसमें वॉल्स इंक्लूड करोगे सारी, जैसे हम लोगों ने लेके चले थे। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने आर्किटेक्चर वाले पार्ट पे काम करा था, हम उस स्टेप को यहाँ पर रिपीट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि हम ओवरऑल डिटेल्स कैसे मेंशन करेंगे, वहाँ पर डिटेल्स को देने का तरीका क्या होता है, वहाँ पर कौन कौन सी डिटेल दी जाती हैं। प्लानिंग करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, जैसे यहाँ प्लानिंग कर रहे हो वैसे वहाँ प्लानिंग करोगे। वहाँ भी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है, यहाँ भी आप रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहे थे, ऑफसेट, ट्रिम वगैरह करके वहाँ भी कर रहे हो। तो कोई भी इसमें गैप, कोई भी इशू नहीं है इसमें। पहला स्टेप हमने यहाँ क्या स्टार्ट करा, प्लानिंग में वॉल के साथ, ठीक है। आपको किस पे काम करना है, इस वाले प्रोजेक्ट पे जो मैं फॉरवर्ड करूँगा, राइट। सारी वॉल है हमारे पास। इस एरिया में आपको क्या क्या मिलेगा, बेडरूम है, स्टेयर्स है, फैमिली हॉल है, लॉबी है, डाइनिंग है। आप बाकी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अदर आइटम्स अगर आप चाहो तो उनको चेंज कर सकते हो, उनको कन्वर्ट कर सकते हो किसी और पार्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉमन सिटिंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हो, ड्राइंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हो, मास्टर सिटिंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हो। हम लोग लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, थोड़े से वर्ड चेंज हो जाएंगे, मास्टर सिटिंग रूम है ना, तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी इसमें, वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो पहला स्टेप हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला स्टेप हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर वॉल्स के साथ। नंबर 1 पॉइंट, वॉल्स जो हम स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा पार्ट चेंज हो गया, प्रोसेस क्या होगा, 0.20, ठीक है। किस में काम चल रहा है, सेंटीमीटर में, ये हमारा 0.2 चीज़ यहाँ पर आती है कि जो हम नॉर्मल एक्सटीरियर डिज़ाइन करते हैं उसमें डिफरेंस होता है, और जो क्लासिक होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो किस चीज़ की पड़ती है, क्लासिक एलिमेंट्स की। जो क्लासिक डिज़ाइंस होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमें समझना ये होगा कि हम जो एक्सटीरियर बना रहे हैं उसमें क्या दे सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सटीरियर डिज़ाइन करने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको वहाँ पर क्लासिक मोल्डिंग और क्लासिक डिज़ाइन विंडो को कवर करता हुआ, और एक क्लासिक कॉलम, और जो मोस्टली होता है वो स्टोन फिनिश के साथ ग्रूविंग कॉमन है। हम लोग जब डिज़ाइन करते थे आर्किटेक्चर पार्ट, तो उसमें भी हम लोग ग्रूविंग का पार्ट ऐड कराते थे। बाकी विंडो है, डोर है, कुछ नहीं है, सिंपल। इम्पोर्टेंट क्या है, क्लासिक डिज़ाइन। और अगर हम कोई भी एक एग्जांपल लें तो हमें उन एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट नज़र आएगा, आर्चेस नज़र आएंगी, ऑर्नामेंटल्स डिज़ाइन नज़र आएंगे, ग्लास विंडो, और फ्रंट में जो डिज़ाइन हमारे नज़र आ रहा है वो भी पूरा कवर्ड है गिलास के साथ। ब्रिक फिनिश हो सकता है जो वॉल में या स्टोन में, जो स्टोन यूज़ होता है उस स्टोन में ग्रूविंग यूज़ होगी,
क्लासिक डिज़ाइन और क्लासिक एलिमेंट्स यूज़ होते हैं ज़्यादा एक्सटीरियर में, बाकी ओवरऑल कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। कोई भी एक डिज़ाइन अगर हम फॉलो कर लें, कुछ भी ले लें, सेम वही पार्ट, सेम वही पार्ट, राइट। कोई भी एक डिज़ाइन ले लो, उसके में आप कोई भी डिफरेंट पार्ट नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कुछ चीज़ों को समझना। जैसे कि कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। लाइक अगर हम कोई कॉलम फिनिश दे रहे हैं तो उस कॉलम फिनिश का नाम क्या होता है, उस कॉलम फिनिश के सेंटर में जो ग्रूविंग होती है, आउटर जो फ्रेमिंग होती है, टॉप जो मोल्डिंग होती है, इनको किस नाम से पुकारते हैं। दूसरा पॉइंट, जो डिज़ाइंस होते हैं इनमें जो आर्चेस होती हैं, उन आर्चेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सारे पॉइंटों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा लाइक टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस कौन कौन से होते हैं। क्राफ्ट्समैन, ट्रेडिशनल्स, विक्टोरियन डिज़ाइन, आर्ट डिको, मिड सेंचुरी मॉडर्न, फार्म हाउस, कॉलोनियल, ग्रीक, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ये क्या है, ये टाइप्स हैं। और हम लोग सिर्फ एक नाम से ही जानते हैं, वो है हमारा नॉर्मल मोल्डिंग। अब जैसे कि अगर हमारा जो टॉप मोल्डिंग दी जाती है क्लासिक वाले पार्ट में, उसे हम लोग कहते हैं कॉर्निक। वो हमारी कहलाती है कॉर्निक, ये पूरा पोर्शन हमारा कॉर्निक्स का कहलाता है। अब इसके भी कुछ पार्ट हैं, लाइक इस पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है अलग, सेंटर के पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है अलग, और बॉटम के पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है अलग। मतलब 3 कैटेगरीज हैं इसके अंदर। नॉर्मली 100 आउट ऑफ 99% किसी को नहीं पता होता, वो सिर्फ एक टर्म्स कहता है, कॉर्निक्स या मोल्डिंग। कॉर्निक्स, मोल्डिंग, क्राउन मोल्डिंग, शू मोल्डिंग, टॉप मोल्डिंग, बॉटम मोल्डिंग, सीलिंग मोल्डिंग, वॉल मोल्डिंग, सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। मतलब टाइप्स ऑफ मोल्डिंग्स के बारे में भी समझना पड़ेगा। इनको 3 पार्ट में कैटेगराइज करा गया है। अगर कोई पूछेगा ये टॉप ऑफ द पोर्शन क्या कहलाता है, कायमा, देन कोरोना, देन बेड मोल्ड। उसके बाद ये जो हमारे पास स्क्वायर पार्ट आता है जो अटैच होता है, इसे कहते हैं फ्रीज। और इसके भी कुछ अलग अलग नेम्स होते हैं। जैसे कि क्या, हमारे पास कॉलम है तो कैपिटल टॉप पार्ट, दिस वन इज नेक ऑफ कॉलम, और नीचे कहलाता है इसका बेस। क्लासिक के लिए, डिज़ाइंस के लिए आपको कुछ बेसिक पार्ट की स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, उनको समझना पड़ेगा। अगर हम कुछ डोर के चारों तरफ एक कवर्ड डिज़ाइन दे रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड ऑर्नामेंटल डोर सराउंडिंग डिज़ाइन। क्राउन मोल्डिंग्स दे रहे हैं कॉलम्स में, नीचे स्टोन फिनिश के साथ। क्या होता है, वॉल में ग्रूविंग की स्टोन डिटेल्स। ठीक है, ये क्या है, ये टाइप्स हैं। और टाइप्स ऑफ आर्चेस के बारे में किसी को नहीं पता होता है। टाइप्स ऑफ आर्चेस में फ्लैट, राउंड आर्च, सेगमेंटल्स, हॉर्स शू, ट्रायंगुलर आर्च, 3 पॉइंटेड, पॉइंटेड सेगमेंटल एंड पैराबोलिक, इनफ्लेक्स्ड, रिवर्स एंड ऑग फोरो सेंटर्ड, ओरिएंटल, राउंड, शोल्डर्ड, पॉइंटेड। इतनी टाइप्स की आर्चेस जो क्लासिक में यूज़ होती हैं, ये वो हैं। क्योंकि डिज़ाइंस अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे तो टाइप्स के बारे में नहीं पता होगा। फ्लैट आर्च, दिस अपीयर्स टू बी द मोस्ट सिंपलेस्ट आर्च टू द बिल्ड, but in fact it is a quite tricky and they need skill to make them look good.
corbelled arch, not actually a true arch, probably the easiest one of the build because it does not require any supporting during construction. Triangular arch, simple single piece, stone laid together. The span is limited by the size of the available materials. सेमी सर्कुलर आर्च, जिसे हम लोग कहते हैं रोमन आर्च, after the people that brought it to the perfections first created before the Roman times. ठीक है, बेल, इस्लामिक, पॉइंटेड, सेगमेंटल, बहुत सारी आर्चेस उनके नेम, राइट। इन सबको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, उनके नेम को पढ़ना पड़ेगा। कॉलम्स का जो बॉटम पार्ट होता है जिसे टैपर होता है, एक फ्लैट होता है, फ्लैट वाले को हम लोग कहते हैं शेकर पैनल। जो टैपर्ड पार्ट होता है, बिवेल्ड होता है, उसे कहते हैं रेज्ड पैनल। ठीक है, अब इन टाइप्स को समझने के बाद बात आती है कि हम इसके डिज़ाइंस को कैसे बनाएं। एक बात का ध्यान रखना, एक्सटीरियर डिज़ाइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके पास क्लासिक डिज़ाइंस का होना मस्ट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस होते हैं, और ये जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिज़ाइंस हैं, ये सारे आपके पास मस्ट हैं, वरना इनको क्रिएट करने के लिए इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के एक एक पार्ट को बनाएं, राइट। वर्किंग करने का प्रोसेस सेम रहता है, इसमें कोई भी डिफरेंट पार्ट नहीं आता है। ये मैं शेयर कर दूंगा स्टडी करने के लिए। वर्किंग आपकी सेम रहेगी। एक्सेल एंड वी, फर्स्ट, लास्ट एंड फिनिश। आपने क्या करा, एक लाइन ली और एक लेंगे हम प्लिंथ। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एक रैंडम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब पहले हम क्या करेंगे, अब एकदम तो काम नहीं कर सकते, पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या क्या नज़र आ रहा है, एक्सेल एंड वी। जब भी काम करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले बेसिक पार्ट निकाल लो उसका, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। लेकिन कुछ चीज़ों में डिफरेंट रहेगा भाई। अब काम कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट तो पार्ट हो गई, लाइक क्या, सिल लेवल डिफरेंट, वहाँ की जो बिल्ड उसकी जो हाइट्स होती है वो डिफरेंट, राइट। दोनों पार्ट में डिफरेंट। अब इंडिया में काम थोड़ी ना होता है कि वहाँ पर सिल लेवल इतना है और टोटल हाइट इतनी है, डोर की हाइट वहाँ पर डिफरेंट होती है, ग्लास फिनिश होता है बॉटम टू टॉप तक, तो उसको हम लेके चलेंगे। अब एग्जांपल, हाइट हमने डिफरेंट ली, 7 फीट की टोटल हाइट है, 4.5 फीट अप्रॉक्स आप लेके चल सकते हो उसको, कोई इशू नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है। पहले हम बेसिकली बनावा इसका डिज़ाइन करवाएंगे, उसके बाद हम काम करवाएंगे इसमें आगे का। टोटल हाइट आप डिफाइन कर लो अपने अकॉर्डिंग, दिस वन, ठीक है। और स्ट्रक्चर की हाइट सोचो, अगर प्लिंथ लेवल को अगर हम काउंट करें इसके, तो ओवरऑल हमारे पास कितना बैठ रहा है इसका, इसको अगर हम काउंट करेंगे 2.5 फीट का, और उसके बाद फिनिश की हाइट को अगर हम लेके चलेंगे तो आ रही है 15 फीट, राइट। इतना डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ की हाइट नहीं लेके चलनी है, इतना ध्यान रखना। सारे स्ट्रक्चर को हम ज्वाइन कर देंगे ताकि वर्क करने में हमें दिक्कत ना हो, और एक बेसिक शेप निकाल लेंगे, ठीक है। एक्सेल एंड वी हमारे पास D1 है, क्योंकि प्लानिंग में अगर आपने काम करा है परफेक्ट तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से दे पाओगे, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दिस वन इज़ डोर, तो डोर को मैंने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करा। दिस वन इज़ D2, इसको भी मैंने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करा ताकि रीड करने में प्रॉब्लम ना आए। अब डोर की हाइट कितनी देते हो, 7 फीट, राइट, 9 फीट।
डिफरेंट हो गया पार्ट। बिल्कुल डिफरेंट पार्ट हो गया। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो जहां पर जो फिनिश आ रहा है। एंड दिस वन, बॉटम की लाइन डिलीट करो। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करो, जहां पर जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है उसको वहां से निकाल लो। तो पहला स्टेप हमारा वही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो मिड पार्ट हमारा क्या था, विंडो का सेक्शन था। सेम लेवल फॉलो करेंगे। जब डिज़ाइन करना स्टार्ट करो तो एक रेफरेंस ले लो। एक सबसे बेस्ट आइडिया मैं बता रहा हूँ, काम करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक रेफरेंस ले लो। आप ऐसे काम नहीं कर सकते, क्लासिक डिज़ाइंस पे आप ऐसे काम नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। जो बात मैं करूँगा क्लियर। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, जैसे मैंने उसमें करवाई थी प्रैक्टिस। ज्वाइन कर दो सारे पार्ट्स ताकि ऑफसेट करने में दिक्कत ना आए। डिज़ाइंस क्या रखें, डिज़ाइंस इनके कोई भी ले सकते हो। लाइक मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, हम ये डिज़ाइंस यूज़ करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। सेलेक्ट आर एंटर रेफरेंस। अब इसमें कैड ब्लॉक्स यूज़ मत करना, इस बात का ध्यान रखना। ये सोचो कि हम कैड ब्लॉक्स यूज़ कर लेंगे, नहीं, ये गलती मत करना। एंड फिनिश, ठीक है। ग्रुप कर लो, या ग्रुप नहीं होता है तो मैं इसको क्या करूँगा, इस टैग को हटा दूंगा यहाँ से और सिंगल एंटिटीज़ को यहाँ से मूव करा दूंगा। ये टैग हमारा आ गया, ये रिप्रेजेंट करेगा इसके साइज़ को। अब क्या करोगे, मैं इतना पार्ट सेलेक्ट करूँगा, बाकी को डीसेलेक्ट करूँगा और स्ट्रेच कमांड से स्ट्रेच कर दूँगा। ग्रुप करते हुए चलना, हर एक ऑब्जेक्ट का बहुत फिनिशिंग के साथ काम करना पड़ेगा इसमें, इस बात का ध्यान रखना। गलती नहीं होनी चाहिए ज़रा सी भी। एंड मूव। तो इन सारे पार्ट्स को आप पहले से क्रिएट करके रख लोगे। डीसेलेक्ट करो, इसको मैं रैंडम यहाँ पर D1 के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज़ कॉपी करो एंड मूव करो। सेम पार्ट मैं मिरर कराऊंगा, इसका टैग यहाँ रिप्रेजेंट करा है D2। अब D2 मतलब हम वो दे रहे हैं जो हमारी एक्सटीरियर में दिया गया है उसको। विंडो के अंदर के डिज़ाइंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से डिज़ाइन निकालो। सबसे पहले इस पर काम करना स्टार्ट करना सबसे बेस्ट है, दिस वन। सबसे पहला पार्ट यहाँ से वर्किंग करना स्टार्ट करना, तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। Select and copy. Select and copy. सेम प्रोसेस। देखो काम करने में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, राइट। बस आपके पास मटेरियल होना इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो ना, ये मटेरियल होना इम्पॉर्टेंट है आपके पास। तो विंडो 7 एंड विंडो 7 तो मैंने टैग लगा दिए वहाँ पर। प्रोसेस
सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर आते हैं लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, दिस वन एंड दिस वन, 7 सेम सिल लेवल लेके चलेंगे, सेम हाइट, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करो, दिस वन एंड ज्वाइन। डिज़ाइंस कॉपी कर लो, विंडो के डिज़ाइन, हर चीज़ के डिज़ाइन पहले से क्रिएट करके रखना ताकि टाइम ना लगे काम करने में। एंड गैप, सेम प्रोसेस, डिलीट, ठीक है। इजी लग रहा है ये वर्किंग में। बट ये जो सेक्शन है हमारा, इस वाले की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर एक लिमिट ले लेंगे। ये जो हमने सेक्शन दिया है, मोस्टली क्या होता है कि ग्लास पार्टीशंस वहाँ पर ऐड करा जाता है मोस्टली। यहाँ पर देखो बॉटम में या फिर यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन देखो, सेम पार्ट मिलेगा, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ये देखो, ठीक है। और अगर हम अपने प्रोजेक्ट में देखें, सेम वही कंडीशंस, तो इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब बात आती है इसके फिनिश की।